प्रिय छात्रों नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं साइंस के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं कि साइंस में टोटल आपको पता है कि 16 चैप्टर है ना। साइंस में पढ़ना है फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये सब मिला करके। तो मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से चैप्टर अभी तक मैंने समाप्त कर दिए हैं, वो सारा आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला हमारे पास है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, दूसरा अम्ल क्षारक एवं लवण, तीसरा धातु एवं अधातु, चौथा कार्बन एवं उसके यौगिक, ये चारों केमिस्ट्री है। और पांचवा तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ये भी केमिस्ट्री में है। तो 4 चैप्टर मैंने केमिस्ट्री के समाप्त कर दिए हैं और चारों चैप्टर का एक एक वीडियो बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम आपको बता दें कि बायोलॉजी की बात किया जाए तो जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय और जीव जनन कैसे करते हैं, ये 3 चैप्टर समाप्त किया गया है और प्रत्येक चैप्टर का एक एक वीडियो बना गया है। और आनुवांशिकता एवं जैव विकास अभी मैंने समाप्त नहीं किया है, इसका ही जल्द वीडियो मिल जाएगा। जो जो छूट गया उस सब का मैं जल्द ही वीडियो दे दूंगा। और फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन और मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ठीक है, ये दोनों चैप्टर मैंने समाप्त कर दिए हैं और आगे का चैप्टर आपको जल्द ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपने ये सब चैप्टर नहीं देखे हैं तो इन सभी चैप्टर के एक एक वीडियो बने हुए हैं और सभी जो वीडियो है उसका प्लेलिस्ट बना गया और प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिखने को मिलेंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब आइए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में जो है 1 नंबर, 2 नंबर तथा 3 नंबर एवं 5 नंबर के क्वेश्चन गेस किए गए हैं और टोटल के टोटल हम 2017 में जो पूछे गए थे वही आपको निकाल करके दे रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है वही बार बार रिपीट होता रहता है। तो आप देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध कितना होता है। कहने का मतलब जैसे मनुष्य हम हैं, आप हैं, तो उसकी जो बॉडी होती है उसका प्रतिरोध कितना होता है। तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले प्रतिरोध समझ लीजिए। प्रतिरोध किसे कहते हैं? जो करंट यानी धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उसे रोकता है ना। जैसे करंट बह रहा है और उसको रोक दिया, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। और यहाँ जैसे कि शरीर होता है, किसी भी इंसान का बॉडी होता है, तो वो गीला भी होता है और सूखा भी होता है। तो यहाँ पे जान लेना जरूरी है कि गीले, अगर कोई इंसान गीला है तो उसका जो प्रतिरोध होगा 10 ओम होगा, तथा अगर वो इंसान सूखा है तो उसका प्रतिरोध 100 ओम होगा। तो याद रखिए कि अगर आप गीले हैं तो आपका जो प्रतिरोध है वो 10 ओम हो गया, यानी कमज़ोर हो गया, कम हो गया। तो जब कम हो गया तो आप जब गीले हो करके किसी मतलब करंट को या विद्युत धारा को अगर टच में आ जाते हो तो बहुत जल्दी तेज़ी से झटका लगेगा। लेकिन जब आप सूखे होंगे, अगर थोड़ा सा संपर्क में भी आ जाते हैं तो उसके अपेक्षा ज़्यादा तेज़ी से झटका नहीं लगेगा, ठीक है। अगर गीला रहोगे तो भाई उठा के पटक देगा, यह ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या है। यानी हम जब किसी वस्तु को देखते हैं तो साफ अगर दिखाई देती है तो उसकी न्यूनतम दूरी कितनी होती है, यानी कम से कम कितनी दूरी होती है, तो 25 सेंटीमीटर। और यही बात अगर आपसे पूछा जाए अधिकतम दूरी कितनी होती है साफ दिखने की, तो अनंत होती है। आइए इसी तरह अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, द्रवित पेट्रोलियम गैस मतलब एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसे हिंदी में कहते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये तो आप जान गए। और यहाँ पूछा जा रहा है कि एलपीजी आखिर है क्या, तो ये प्रोपेन और ब्यूटेन गैस है, ठीक है, याद रखना, इसी के मिश्रण से बने होते हैं। अब हम बात करते हैं चौथा नंबर में। तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ओम के नियम को लिखे। ये 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कहा जा रहा है कि ओम के नियम को लिखे। तो आइए हम समझ लेते हैं। लिखा गया नियत ताप, मतलब कोई निश्चित टेम्परेचर होना चाहिए। तो नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा, चालक का मतलब कि जिसमें विद्युत बह सके, जैसे एल्युमिनियम का तार, तांबे का तार, ठीक है, तो ये हुआ चालक। तो चालक से प्रवाहित विद्युत धारा, यानी उसमें विद्युत धारा मतलब करंट उसमें बह रहा है, ठीक है। तो प्रवाहित मतलब बहना, तो प्रवाहित विद्युत धारा को आई से प्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना। विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच, मतलब चालक जैसे कि तार होता है तो उसके एक ये सिरा एक ये सिरा, ठीक है, दोनों सिरों के बीच, है ना। तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर यानी वोल्ट के समानुपाती होती है।
समानुपाती को हम समानुपाती कहिए, अकर्मानुपाती कहिए, दोनों एक ही बात है। ये ओम का नियम है। अगर इसे सूत्र की मदद से देखा जाए यानी गणित के रूप में देखा जाए तो इसको हम ऐसे बोलेंगे I समानुपाती V या फिर I बराबर V/R। यही ओम का नियम है। अगर कहा जाए ओम के नियम को लिखे तो ये लिख दीजिएगा, लेकिन सत्यापन अगर पूछे तो वो 5 नंबर में पूछा जाता है। आइए अब हम अगला गेस जो किए हैं क्वेश्चन वो लेते हैं। अब जो हमारे पास है प्रिय छात्रों, लिखा गया है अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। जी हाँ, आपसे अगर पूछा जाए कि अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें तो कैसे लिखेंगे। और यह क्वेश्चन जो है 3 नंबर में आता है और ये 2017 में भी पूछा गया था, क्योंकि यहाँ जितने भी क्वेश्चन है ये 2017 का है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पुरानी जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करूँ। तो आइए हम देख लेते हैं। यहाँ लिखा गया है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण और दोनों में हम अंतर समझेंगे। पहला हमारे पास है अवतल दर्पण का पृष्ठ धंसे हुए सतह से होता है, मतलब जो परावर्तक पृष्ठ होता है अवतल दर्पण का, ठीक है, उसका क्या होता है अंदर की तरफ धंसा होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि परावर्तक पृष्ठ, जैसे ये अवतल दर्पण में बना रहा हूँ, ठीक है, तो देखिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण के ही भाग होते हैं। तो अगर यहाँ से मैंने ऊपर से खुरदुरा रहता है, ठीक है, याद रखना अवतल दर्पण में, तो ये जो परावर्तक पृष्ठ यानी प्लेन सर्किट जो होता है वो अंदर की तरफ धंसा होता है और ऊपर से खुरदुरा होता है, याद रखना। और यहाँ पे देखिए उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उभरे हुए सतह से होता है, यानी बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, कुछ इस तरह से। मान लेते हैं ये ऊपर से प्लेन रहेगा और नीचे से खुरदुरा रहेगा, यानी इसका जो परावर्तक पृष्ठ है ऊपर की तरफ उभरा रहेगा और इसमें अंदर की तरफ धंसा रहता है और बाहर से खुरदुरा, और इसमें अंदर से खुरदुरा बाहर से प्लेन सर्किट होता है, याद रखना। सेकेंड हमारे पास है अवतल दर्पण का प्रयोग टॉर्च, सर्च लाइट एवं गाड़ियों के हेडलाइट में किया जाता है। और यहीं अगर बात की जाए तो उत्तल दर्पण का प्रयोग जो होता है गाड़ियों के जो साइड मिरर के रूप में किया जाता है, यानी जो हम पश्च दृश्य से जो देखते हैं पीछे की गाड़ियों को या वाहनों को या आते हुए व्यक्तियों को, तो उसमें प्रयोग किया जाता है। थर्ड हमारे पास है कि वास्तविक एवं उल्टा बनता है, यानी अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक एवं उल्टा, और उत्तल दर्पण में आभासी तथा सीधा बनता है, याद रखना। ठीक है दोस्तों, आइए इसी तरह अब हम अगला लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है दृष्टि दोष क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं और सभी को परिभाषित करें, यानी जितने भी दृष्टि दोष के प्रकार हैं उन सभी को परिभाषित करना है। और ये 5 नंबर में आता है क्वेश्चन, इस बात को ध्यान रखना। ओके, तो ये मैं आपको वीडियो में भी बता चुका हूँ, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं। पहले दृष्टि दोष क्या है, देखिए जब हमारा जो आँख होता है ना, किसी वस्तु का फोटो या प्रतिबिंब रेटिना पर बनाना खो देता है तो उसे हम कहते हैं दृष्टि दोष। ओके, याद रखना। यह जो होता है ना वो 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के मुख्य रूप से, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूर दृष्टि दोष। एक और प्रकार है अबिंदुकता, जो आपको बुक में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आपको अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको सिर्फ यही 3 प्रकार के लिख देना है, ठीक है। और सभी को परिभाषित करें तो हम समझ लेते हैं निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष जो किसे कहते हैं, निकट दृष्टि दोष वह दोष है जिसमें क्या होता है निकट की वस्तु साफ दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देता है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इसका जो निवारण होता है वो अवतल लेंस से किया जाता है, यानी निकट दृष्टि दोष का निवारण किसे? अवतल लेंस से किया जाता है। अब बात करते हैं दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। और इसका निवारण किससे करते हैं? निवारण यानी इस समस्या का समाधान किससे करेंगे? तो इसका जो समाधान होगा ना वो उत्तल लेंस से होगा, ठीक है। अब बात करते हैं जरा दूर दृष्टि दोष की। तो जरा दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, जरा दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दोनों दोष उत्पन्न हो जाते हैं, यानी निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, दोनों दोष उत्पन्न हो जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? जरा दूर दृष्टि दोष। और जरा दूर दृष्टि दोष जो होता है उसका निवारण हम किससे करते हैं? तो इसको करते हैं द्विफोक्सी लेंस से, ठीक है, याद रखना। तो मैं इसको लिखा नहीं हूँ, सिर्फ बता दिया। क्यों? क्योंकि मैं इस सबको पढ़ा चुका हूँ प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में, ठीक है। तो आशा है कि दोस्तों यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।